गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिजीजेस और हेल्थ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था और हम लोगों ने बात की थी कि कॉजेज ऑफ डिजीजेस क्या क्या होते हैं। इमीडिएट कॉज हम लोगों ने पढ़ा था, फिर कंट्रीब्यूटिंग कॉज और थर्ड लाइन ऑफ कॉज जो है ये सब हमने पढ़ा था। आज हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि इन्फेक्शियस एजेंट्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, ये चार्ट शो करता है कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, डिजीजेस जो होते हैं इनको हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है कंजेनाइटल डिजीजेस एंड दूसरे होते हैं एक्वायर्ड डिजीजेस। ठीक है, अब कंजेनाइटल डिजीजेस ऐसे डिजीजेस होते हैं जो बाय बर्थ किसी भी बच्चे को हो। ठीक है, अब ये जो कंजेनाइटल डिजीजेस होते हैं ये फिजिकल एबनॉर्मेलिटी के फॉर्म में हो सकते हैं या जेनेटिक डिजीज के फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे कि अगर कंजेनाइटल डिजीज का हम लोग एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं जेनेटिक डिजीज, जिसमें कि कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया जो है वो एक जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, या फिर अगर हम लोग फिजिकल एबनॉर्मेलिटी के बारे में बात करें तो जैसे कई सारे बच्चों के कटे हुए होंठ होते हैं, ठीक है, जिसको कि हेयर लिप कहा जाता है। ठीक है, तो हेयर लिप या क्लेफ्ट पैलेट जो है, दीज आर ऑल कंजेनाइटल डिजीजेस। तो कंजेनाइटल डिजीजेस या तो जेनेटिक डिसऑर्डर के वजह से होते हैं या फिर फिजिकल एबनॉर्मेलिटी के वजह से होते हैं, और कंजेनाइटल डिजीजेस जो हैं ये बाय बर्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग द एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड डिजीजेस ऐसे डिजीजेस होते हैं जो किसी भी पर्सन के बर्थ के बाद में उसकी बॉडी में जेनरेट होते हैं या उसकी बॉडी में डिजीजेस प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसे डिजीजेस जो किसी भी पर्सन की बॉडी में उसके बर्थ के बाद अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दोज आर नोन एज द एक्वायर्ड डिजीजेस। ठीक है, अब एक्वायर्ड डिजीजेस जो है इसके भी दो टाइप्स हैं। एक है इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीजेस और दूसरे हैं नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं ये जनरली पैथोजेंस के वजह से, जैसे फंगस है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या वॉर्म्स, इनके वजह से ज़्यादातर होते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं ये इंटरनल रीजंस के वजह से, इंटरनल प्रॉब्लम्स के वजह से ओरिजिनेट होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है हेल्दी पर्सन को स्प्रेड हो सकते हैं, मतलब कि अगर कोई डिजीज्ड पर्सन है, ठीक है, किसी को कोई बीमारी है, तो जो डिजीज्ड पर्सन है उससे फिर जो हेल्दी पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक जो है ये डिजीजेस इजीली स्प्रेड हो सकते हैं। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होते। ठीक है, अब इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं ये भी दो टाइप के हैं। ठीक है, एक है कंटेजियस विथ डायरेक्ट ट्रांसमिशन और एक है नॉन कंटेजियस विथ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ? कंटेजियस मतलब कि जो कि छूने से फैलने वाले बीमारियां होती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, और नॉन कंटेजियस डिजीजेस ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कि छूने से नहीं फैलते। ठीक है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के वजह से होते हैं। ठीक है, तो अब कंटेजियस डिजीजेस जैसे हैं तो इसमें अगर हम लोग एग्जांपल अगर ले लें तो चिकन पॉक्स जो है वो छूने से फैलता है तो वो कंटेजियस डिजीजेस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, या फिर अगर किसी को कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि रिंग वॉर्म होता है, दाद हो जाती है ना स्किन के ऊपर, तो वो क्या है, एक तरीके का फंगल डिजीज है। ठीक है, तो अगर उस दाद को कोई पर्सन टच कर ले तो उसको भी दाद होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के डिजीजेस जो हैं जो कि छूने से फैल सकते हैं उनको हम लोग कंटेजियस डिजीजेस की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, और जैसे कि नॉन कंटेजियस डिजीजेस हैं, नॉन कंटेजियस डिजीजेस जो हैं वो जनरली किसी वेक्टर या किसी सेकेंडरी कॉज के वजह से होते हैं, जैसे कि मलेरिया है या डेंगू है। ठीक है, मलेरिया या डेंगू कैसे होता है कि जैसे मुझे सपोजडली मुझे अगर मलेरिया है, ठीक है, मुझे एक मच्छर ने काटा और वही मच्छर अगर मुझे काट करके आके आपके बॉडी पे बैठता है और आपको भी काटता है
तो मेरे बॉडी के अंदर के जो पैथोजेंस हैं वो आपके बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट आपको भी डेंगू या मलेरिया हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे बॉडी में जो डिजीज थी वो आपके बॉडी में एंटर कर गई। सो दिस इज नोन एज द नॉन कंटेजियस डिजीज, जिसमें इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है डिजीजेस का, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द नॉन इन्फेक्शियस और द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे मैंने बोला कि किसी इंटरनल कॉज या इंटरनल प्रॉब्लम के वजह से जो है ये जनरेट होते हैं, ठीक है। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं ये हमारे पास 6 टाइप्स के हैं, ठीक है। फर्स्ट इज द डेफिशिएंसी डिजीजेस, ऐसे डिजीजेस जिसमें किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस हुआ हो, देन इट इज नोन एज द डेफिशिएंसी डिजीज। जैसे कि सबसे कॉमन है आयरन की डेफिशिएंसी से लोगों को एनीमिया हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली स्कर्वी होता है, बेरी होता है, रिकेट्स होता है। तो ये सारे डिजीजेस जो हैं वो किसी न किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से, न्यूट्रिएंट की कमी के वजह से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग द मेटाबॉलिक डिजीजेस। मेटाबॉलिक डिजीजेस जो हैं वो जनरली हम लोगों को किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की तरफ लेकर के जाते हैं। हो सकता है कि हमारे बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस प्रॉपर ना बन रहे हो सकता है कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए हों या एंजाइमेटिक इम्बैलेंसेस हो गए हों, जिसके वजह से मेटाबॉलिक डिजीजेस जो हैं बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। देन वी आर हैविंग द डीजेनरेटिव डिजीजेस। डीजेनरेटिव डिजीजेस जो हैं वो ऐसे डिजीजेस हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर एज पे स्टार्ट हो सकते हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस होते होते हमारी बॉडी को डीजेनरेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप लोगों ने अगर पा मूवी देखी होगी, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की, उसमें विद्या बालन भी थी। तो जो पा मूवी थी, पा मूवी में अमिताभ बच्चन का रोल ऐसे बच्चे का था जिसको प्रोजेरिया नाम का डिजीज था, ठीक है। तो प्रोजेरिया जो है एक ऐसा डिजीज है जो कि बाई बर्थ तो नहीं रहता है, बर्थ के बाद मतलब वो स्टार्ट होता है और धीरे धीरे उसमें क्या होता है कि बच्चे की एज, जो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट हो जाता है और बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा फास्ट हो जाता है कि वो मतलब 10-11 साल की उम्र में ही एकदम मतलब उसका अपीयरेंस एकदम किसी बूढ़े इंसान के जैसा लगने लगता है। और ऐसा बच्चा जो है फिर उसकी बॉडी बहुत जल्दी डिजेनरेट होने लगती है और अल्टीमेटली उसमें डेथ भी होती है, ठीक है। या फिर एक और डिजीज है जिसको कि न्यूरोमस्कुलर डीजेनरेटिव डिजीज बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पर्सन की बॉडी में धीरे धीरे उसके बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो काम करना कम करने लगते हैं, ठीक है। तो मसल्स अगर काम करने नहीं लगेंगे तो हाथ पैर हम कैसे मूव करेंगे, हम बात कैसे करेंगे, खाएंगे कैसे, हमारा हार्ट बीट कैसे करेगा, हम लोग ब्रीथ कैसे करेंगे। तो बहुत सारे इश्यूज उससे कोरिलेटेड हो जाते हैं। तो मसल्स का जो डीजेनरेशन है वो भी एक तरीके का डीजेनरेटिव डिजीज है। देन वी आर हैविंग एलर्जीज। एलर्जीज जो है वो भी हमको बाई बर्थ नहीं होती हैं, लेकिन हमारे बर्थ के बाद हमसे जुड़ती हैं, ठीक है। किसी को दूध से एलर्जी होती है, दूध पीने के साथ ही, या दूध की कोई चीज़, पनीर या घी या दही, इस टाइप की चीज़ें खाने के साथ ही जो है उसको उल्टियाँ या गैस की प्रॉब्लम या पेट में दर्द की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो जिनको भी दूध से एलर्जी होती है उनको हम कहते हैं कि दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। दूध में जो शुगर होता है लैक्टोज, वो उनको एक्चुअली हैंडल नहीं होता है, वो मतलब उनको सूट नहीं करता है लोगों को। तो एलर्जीज में लैक्टोज इंटॉलरेंस एक बोलते हैं। और आजकल एक नया टर्म आया है ग्लूटेन इंटॉलरेंस। तो ग्लूटेन जो है वो गेहूं में ज़्यादातर होता है, वो एक तरीके का सब्सटेंस होता है, उससे भी लोगों को एलर्जी होती है। कई लोगों को बैगन से एलर्जी होती है, बैगन खाते साथ ही गले में खुजली हो जाती है स्टार्ट। या फिर कई लोग जो है उनको फल्ली से एलर्जी होती है, फल्ली खाने से ही उनके पूरे शरीर में सूजन आने लग जाती। तो इस तरीके से, या फिर पोलन ग्रेन की एलर्जी होती है, धूल की एलर्जी होती है। तो ये जो एलर्जीज हैं ये भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की कैटेगरी में आती हैं। देन वी आर हैविंग द कैंसर। कैंसर के बारे में सबको पता है, बहुत ही डेडली और फेटल डिजीज होता है।
तो कैंसर भी जो है वो भी नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की कैटेगरी में ही आता है। एंड देन वी आर हैविंग द इंजुरी। इंजुरी मतलब कहीं से चोट चपाट लग जाना, कहीं से गिर के हाथ पैर तोड़ लेना, ठीक है। तो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ injury. Okay, so these are the various types of diseases which I have explained you. Now I will be explaining you about the infectious agents. ठीक है, कौन कौन से different types of infectious agents exist करते हैं, ठीक है। मोस्टली तो आप लोगों को पता ही है सभी infectious agents के बारे में, ठीक है, बट स्टिल हम लोग एक रिविजन जैसा कर लेते हैं, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट्स जो हैं ये जनरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वॉर्म्स हो सकते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस कॉज करते हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस का सोर्स होते हैं, ठीक है। तो मेनी इन्फेक्शियस एजेंट्स वी आर हैविंग, ओके। वी आर ऑब्वियसली हैविंग द बैक्टीरिया, then we are having the virus, we are having the fungus, okay, then we are having the worms, we also have protozoa, okay। So these are the various types of infectious agents that are present, ठीक है। So one more I will add over here, that is the helminths. Okay, so these are the various types of infectious agents: bacteria, virus, fungus, worms, protozoa and the helminths, ठीक है। अब बैक्टीरिया के बारे में सबको पता है कि माइक्रोस्कोपिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है, और बहुत ही फास्ट डेवलप करता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया के वजह से होने वाले डिजीजेस कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया के वजह से टाइफॉइड होता है, कॉलेरा होता है, एंथ्रैक्स होता है, ठीक है। उसके बाद डिप्थेरिया होता है, टिटेनस जैसे डिजीजेस जो हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। देन वी आर हैविंग ऑब्वियसली द वायरस, ठीक है। वायरस जो होता है ये भी माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है, लेकिन इसको डेवलप करने के लिए या सरवाइव करने के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वायरस की बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो अपने आप मल्टीप्लाई नहीं करता, उसको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, उसके बॉडी के सेल की रिक्वायरमेंट होती है। तो चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई दूसरा एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बींग हो, वायरस तभी एक्टिव हो पाता है जब वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो मेटाबॉलिक पाथवे है, उसके बॉडी की जो सेल्यूलर मशीनरी है, उसको यूज करके वायरस जो है वो मल्टीप्लाई करता है और रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो वायरस के वजह से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं? पोलियो है, मीजल्स है, मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, काऊ पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, स्वाइन फ्लू होता है, ये सारे डिजीजेस जो हैं ये वायरस की वजह से होते हैं। देन वी आर हैविंग द फंगस। फंगस जो होता है वो मोस्टली स्किन से रिलेटेड डिजीजेस जो है वो कॉज करता है, जैसे कि जो हम लोग बोलते हैं रिंग वॉर्म हो गया है, तो रिंग वॉर्म यानी कि दाद जो है वो फंगस के वजह से होता है, ठीक है। या फिर जो हम लोग बोलते हैं कि खाज हो गई है, खुजली हो गई, तो स्किन के ऊपर, जैसे बारिश के मौसम में कई बार होता है ना कि स्किन के ऊपर बहुत सारे दाने दाने लाल लाल पड़ जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है, तो वो सब भी किस वजह से होता है? फंगस के वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि अगर और एग्जाम्पल में फंगल डिजीजेस का दूँ तो कैंडिडियासिस जो है वो भी फंगस के वजह से होता है। रिंग वॉर्म होता है, वो भी फंगस के वजह से होता है, ठीक है। देन वी आर हैविंग द प्रोटोजोअन्स, ठीक है। प्रोटोजोअन्स जो है, प्रोटोजोआ के वजह से हमको जैसे मलेरिया है, डेंगू है, ठीक है, और चिकनगुनिया है, तो इस टाइप के जो मच्छर से काटने के वजह से जो डिजीजेस होते हैं उसमें मच्छर जो है वो सिर्फ कैरियर होता है, मच्छर जो है वो सिर्फ वेक्टर होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो है प्रोटोजोआ। तो मच्छर क्या करता है? वो सिर्फ प्रोटोजोआ को कैरी करने का काम करता है। तो
तो एक जगह से प्रोटोजोआ को ले जा करके दूसरे जगह पे वो दूसरे पर्सन की बॉडी में क्या कर देता है, डाल देता है। और प्रोटोजोआ के वजह से एक्चुअली मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे डिजीजेस जो हैं वो मतलब किसी भी पर्सन को होते हैं। ठीक है, देन वी आर हैविंग द वॉर्म्स एंड द हेलमिंथस। ठीक है, अब दोनों टर्म्स एक ही है। ठीक है, तो मैंने अलग अलग क्यों लिखे, अलग अलग इसलिए लिखे फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हेलमिंथस जो टर्म है वो एक्चुअली प्रॉपर बायोलॉजिकल टर्म्स होता है वॉर्म्स के लिए। ठीक है, तो ये जो हेलमिंथस या ये जो वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली किसी भी एनिमल की बॉडी में, ठीक है, जनरली इंटेस्टाइन में ही डेवलप होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब ये जो हेलमिंथस या वॉर्म्स होते हैं, इनका मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या होता है, इनका मीन्स ऑफ स्प्रेड होता है गंदा खाना या गंदा पानी। ठीक है, तो ये किस लिए होता है, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, तो उसकी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे एक्सक्रीटा है या उसकी बॉडी का जो यूरिन है, वो अगर किसी भी तरीके से पीने के पानी में मिक्स हो जाए, जैसे कि कोई जो मतलब पुअर स्लम एरियाज होते हैं, वहाँ पे नाली के बगल से ही पानी की सप्लाई वाला पाइप भी जा रहा है, तो अगर गंदगी के पास से ही साफ पानी, पीने के पानी का पाइप अगर जा रहा है, तो वहाँ पे कंटेमिनेशन का चांस जो है बढ़ जाता है। तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन के वेस्ट मटेरियल का कंटेमिनेशन साफ पानी में हो गया, या इन्फेक्टेड पर्सन के वेस्ट मटेरियल का कंटेमिनेशन खाने में हो गया, जैसे मक्खी मच्छर के वजह से अगर हो गया, तो उस कंटेमिनेशन के वजह से ये जो गंदे हेलमिंथस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ये आपकी बॉडी में भी एंटर कर सकते हैं, और आपकी बॉडी में एंटर करके फिर ये इंटेस्टाइनल वॉर्म्स के फॉर्म में आपकी बॉडी में सरवाइव करते हैं। और इंटेस्टाइनल वॉर्म से जो है छोटे बच्चों को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ठीक है, तो दीज आर द वेरियस इन्फेक्शियस एजेंट्स विच आर एबल टू कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ठीक है, एंड फाइनली आज हम लोग देखते हैं कि मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या होता है। ठीक है, किस तरीके से ये जो पैथोजेंस हैं या किस तरीके से ये जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं ये स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज द मीन्स ऑफ स्प्रेड। ठीक है, अब मीन्स ऑफ स्प्रेड जो है ये बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीजेस के केस में ही काम करता है, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। ठीक है, तो मीन्स ऑफ स्प्रेड हम लोग बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स ऑफ स्प्रेड हमारे पास कितने कितने टाइप के हैं। फर्स्ट वी आर हैविंग द डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब डायरेक्टली पैथोजन का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, अब डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है, ठीक है, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता, कोई भी जो है बीच का कोई चीज नहीं होता, तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डायरेक्टली फैलता है। ठीक है, अब इसमें और भी मतलब किस किस तरीके से डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है। कांटेक्ट के थ्रू, मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे डायरेक्टली हमारा कांटेक्ट हो तो उसके थ्रू हो सकता है, जैसे कि मैंने चिकन पॉक्स का एग्जांपल दिया था। चिकन पॉक्स मुझे है, ठीक है, और अगर गलती से भी कोई हेल्दी पर्सन मुझे टच कर ले तो मुझसे जो चिकन पॉक्स का वायरस है वो हेल्दी पर्सन में जा सकता है और उसको भी चिकन पॉक्स हो सकता है। ठीक है, देन वी आर हैविंग कॉन्टैक्ट विथ सॉइल। ठीक है, जैसे कि हेलमिंथस जो होते हैं ये बेसिकली सॉइल और वाटर में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, या फंगस जो है वो भी सॉइल में होता है। तो अगर इन्फेक्टेड सॉइल जो है, ठीक है, इन्फेक्टेड सॉइल से अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उसके थ्रू जो है हमको हमारी बॉडी के अंदर हेलमिंथस या फंगस जो है वो एंटर कर सकता है। ओके, देन वी आर हैविंग एनिमल बाइट्स। अगर कोई एनिमल इन्फेक्टेड है और वो हमको काट लेता है तो उसके थ्रू भी हमको जो है डिजीज हो सकता है, जैसे कि रेबीज जो है, अगर कोई कुत्ता है, किसी को उस कुत्ते को रेबीज है, तो अगर वैसा कुत्ता रेबीज है जिसको, वो अगर हमको बाइट कर लेता है तो रेबीज का जो पैथोजन है वो उसकी बॉडी से हमारी बॉडी में आ जाएगा और हमको भी रेबीज हो सकता है। ठीक है, देन आफ्टर द एनिमल बाइट्स वी आर हैविंग
ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसको कोई डिजीज है, तो प्लेसेंटा का जो बैरियर होता है, तो प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करके अगर कोई डिजीज मदर से उसके अनबॉर्न बेबी को हो जाए, देन इट इज नोन एज द ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिफिलिस नाम का डिजीज है, सिफिलिस नाम का डिजीज है, ये जो है ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू, अगर मदर को सिफिलिस है तो प्लेसेंटा को क्रॉस करके सिफिलिस का पैथोजन जो है वो बच्चे तक भी जा सकता है और बच्चे को भी सिफिलिस हो सकता है, ठीक है। देन आफ्टर द ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन what else we are having? This was the direct transmission. Then we are having the vectors. vectors यानी कि जो डिजीजेस को कैरी करते हैं, जैसे मच्छर की बात मैंने की, मक्खियों की बात की, है ना, तो मच्छर या मक्खी के वजह से अगर ट्रांसमिशन हो रहा है डिजीज का, देन दोज आर नोन एज द वेक्टर्स, मच्छर एंड द मक्खी, ओके, बोथ ऑफ देम दे आर नोन एज द वेक्टर्स, ओके। देन व्हाट एल्स वी आर हैविंग? थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदे खाने से, पानी से और गंदी हवा से, ठीक है, इनसे भी जो है हमको डिजीजेस स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है। सो कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड एयर एंड कंटामिनेटेड वाटर, तो ये जो है डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमको डिस्कस करने हैं, एंड मे बी इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर ऑल्सो, ठीक है। तो अंटिल देन आप लोगों के लिए मैं 2 होमवर्क दूंगी। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन communicable and non-communicable diseases. Okay, first homework is कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बीच में आप लोगों को डिफरेंस बताना है। और दूसरा होमवर्क ये है कि जितने भी पैथोजेंस का मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया था, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन के वजह से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं वो आपको एक चार्ट में बना के देना है। प्लस आपको एक और होमवर्क दे रही हूँ मैं कि जो डेफिशिएंसी डिजीजेस होते हैं, तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से या कौन से सब्सटेंस की कमी से कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज होता है, ये आप लोगों को मुझे लिख करके एक चार्ट के फॉर्म में बताना है, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन। ठीक है, सो ये तीनों वर्क आपका मुझको चाहिए, ठीक है। कब तक चाहिए? विद इन 2 days मेरे को आप लोगों से ये वर्क चाहिए, ठीक है। आई विल बी सेपरेटली मेंशनिंग द होमवर्क अलॉन्ग विद द वीडियो व्हेन आई विल अपलोड और व्हेन आई विल शेयर द लिंक इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो वहां पे भी मैं मेंशन करूंगी सेपरेटली, लेकिन ये इंश्योर करना है आपको दैट ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग दिस होमवर्क, ओके। सो टुडे वी विल कंक्लूड दिस क्लास ओवर हियर, एंड अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।